फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हम क्या देखने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएं। सो दैट आज हम क्या देखेंगे, वो ट्रांजैक्शन देखेंगे जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाए। तो हमारा मैंने जो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है वो क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, बैंक 30,000, बिल्डिंग 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। मतलब बिजनेस मैन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या लगाया, 20,000 इसके पास से कैश लगा दिया, बैंक में जो पैसे थे 30,000 वो भी लगा दिया, 1 लाख की बिल्डिंग थी उसके पास वो भी लगा दी, 60,000 का फर्नीचर था वो भी लगा दिया। टोटल जो भी चीज बिजनेसमैन बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो क्या कहलाती है, कैपिटल। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन बनाता हूं तो इसको एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे। अब इसमें क्या क्या लगाया, बिजनेस में कैश लगाया वो भी एसेट्स है, बैंक लगाया मतलब बैंक में जो पैसे थे वो बैंक के फॉर्म में वो पैसा अकाउंट में बिजनेस के अकाउंट में लगा दिया, बिल्डिंग लगाई, बिजनेस में बिल्डिंग लेकर के इंट्रोड्यूस किया उसने, इसके बाद फर्नीचर लगाया, कैश कितना लगाया 20,000, बैंक कितना लगाया 30,000, बिल्डिंग कितनी लगाई 1 लाख, फर्नीचर कितना लगाया 60,000। टोटल ये सारी चीजें एसेट्स है, ये सारे मिलाकर के उसका जो कैपिटल है वो कितना हुआ, सबको ऐड कर लीजिए, कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा। तो कितना हो गया 50, 1 लाख 50, 2 लाख 10, तो 2,10,000 इसका कैपिटल हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर एक से ज्यादा चीजें आपको कमेंस बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में ये सारी चीजें अगर दी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, इतने से सारी चीजों को एसेट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सारी चीजें एसेट्स के फॉर्म में आई है बिजनेस में, और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल ये सारी चीजें किस फॉर्म में आएंगी, कैपिटल के फॉर्म में। क्लियर? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें होंगी। हमने कैश में गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा 20,000, एंड क्रेडिट का खरीदा कितने में 30,000। एक बात बताइए, हम इन दोनों ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर देते हैं। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, एसेट साइड में क्या करेंगे, अगर आपने कैश में गुड्स खरीदा तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, कैश। सपोज आपके पास कैश है 60,000, जिसमें से आपने 20,000 का गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा तो क्या आ गया, कैश, और क्या आ गया, गुड्स। गुड्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्टॉक। स्टॉक कितने का आ गया 20,000 का स्टॉक आ गया। क्लियर? 20,000 का कैश जाएगा और 20,000 का गुड्स आ जाएगा। आप कहीं सामान लेने जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा और सामान आ जाएगा सेम वैल्यू का। तो 20,000 का गुड्स आया और 20,000 कैश चला गया। अब हम दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, एंड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब यहां किससे मतलब है, उधार। हमने किसमें खरीदा, उधार में खरीदा। कितने रुपए का सामान 30,000। अगर आप 30,000 का गुड्स खरीदते हैं तो क्या होगा, 30,000 का गुड्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उधार में खरीदा तो आपने पेमेंट तो किया ही नहीं है। जब आपने पेमेंट नहीं किया है तो देना बाकी है, जिससे हम सामान उधार खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो 30,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? क्या किया हमने, मैं सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को भी बताते जा रहा हूं जिनमें ज्यादातर परेशानी आती है, ज्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। सो दैट आप अगर इन टॉपिक्स को आज देख लेते हैं तो आपको आपके मैक्सिमम अकाउंटिंग इक्वेशन के डाउट जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में परेशानी नहीं होगी। तो क्या किया हमने, पहले तो कैश में गुड्स खरीदा तो कैश कम, स्टॉक इंक्रीजेस, कैश रिड्यूसेस एंड स्टॉक इंक्रीजेस।
अगर हमने क्रेडिट में सामान खरीदा तो क्या हुआ, स्टॉक तो इंक्रीज होगा, क्योंकि सामने वाले ने सामान आपको दिया तो आपके पास स्टॉक आया, लेकिन पैसे तो गए नहीं है, तो क्या इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख करके टोटल कितना हो गया 20 + 30, हमने टोटल जो गुड्स खरीदा वो कितने का खरीदा 50,000, तो 50,000 का स्टॉक इंक्रीज हुआ और 30,000 का क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। क्लियर। तो अब हमारा जो न्यू इक्वेशन यहाँ पर बनेगा 40,000 कैश बचा, मान के चला हमने 60,000 कैश था जिसमें से 20,000 चला गया, तो कितना बचेगा 40,000 कैश बचेगा, 50,000 का स्टॉक एंड 30,000 क्रेडिटर। अभी ये इक्वेशन मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ सो दैट आपको सारे इफेक्ट समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। क्लियर है। ये गुड्स कितने का था 30,000 का, कितने प्रॉफिट में 33 1/3% प्रॉफिट में बेचा। अगर आप 33 1/3% प्रॉफिट में बेचते हैं सो दैट इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा कितना। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा 30,000 का गुड्स था, जिसमें हमेशा ध्यान रखिएगा 33 1/3% अगर आपको कैलकुलेट करना तो ये 1/3 होता है। अब वो कैसे देखिएगा, 33 × 3 कितना होगा 99, 99 + 1 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस कर दीजिएगा। अब इसके बाद अपॉन 3, लेकिन परसेंटेज में भी क्या होता है 100, सो 100 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 1/3। क्लियर है। मतलब 33 1/3% मतलब 1/3। अगर मैं डायरेक्टली इसका 1/3 निकालूं मतलब ये कितने का हो गया 10,000। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 का गुड्स 10,000 प्रॉफिट में बिका, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी 30,000 + 10,000, मतलब ये गुड्स 40,000 में सोल्ड हुआ। क्लियर। लेकिन मैंने आगे क्या लिखा है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव, कितना ही बोल सकता है, हाफ बोल सकता है, 75% बोल सकता है, 25, जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट आप इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हाफ ऑफ द पेमेंट। अब इसको ऐसा करते हैं, हम हाफ की जगह 75% कर लेते हैं। 75% पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अगर इसका 75% हमको मिला मतलब 75/100, तो कैश कितना रिसीव हुआ वो देख लेते हैं, है ना। तो 40,000 का सो 30,000 कैश रिसीव हो गया और 10,000 मिलना अभी बाकी है। आउट ऑफ 40,000 हमको 30,000 कैश रिसीव हो गया और कितना मिलना बाकी है 10,000 मिलना बाकी है। क्लियर। क्या किया हमने 30,000 का गुड्स 33 1/3% प्रॉफिट में बिका, तो हमने 33 1/3% मतलब 1/3 कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया। तो 1/3 हमने कैलकुलेट किया, अगर 30,000 का 1/3 करें तो कितना होता है 10,000। मतलब 30,000 का गुड्स कितने में बिका है 40,000 में, लेकिन इसका सिर्फ 75% ही हमको रिसीव हो पाया है। तो इसका 75% कितना होगा 30,000। अब अगर मैं बोलूं कि टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो अगर हमारे पास टोटल सेल्स कितना है 40,000 का, कैश सेल्स कितने का हो गया 30,000 का, तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। क्रेडिट सेल्स कितना होगा 10,000, तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 40,000 माइनस टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, तो 10,000 हमारा क्या आ गया क्रेडिट सेल्स। क्लियर है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना मिला, कितना मिलना बाकी है। ठीक है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो जो एसेट्स है हमारा
फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान के चलिए हमारे पास कैश स्टॉक, ये सारी चीज पहले से होगी, ये पहले से इक्वेशन रहा होगा। मान के चलिए मैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिख देता हूँ कैश, और स्टॉक लिख देता हूँ 70,000। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 लाख का कैश है, 70,000 हमारे पास क्या है, स्टॉक है। अगर हमारे पास कैश 1 लाख है और 70,000 क्या है, स्टॉक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा इक्वेशन कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या देखा हमने, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000। तो गुड्स कितने का बिका, 30,000 का। तो गुड्स हमेशा अपनी एक्चुअल कॉस्ट से कम हो जाएगा। बट हमको यहाँ पर रिसीव कितना होगा, एग्जैक्टली हमारे गुड्स और कैश का अमाउंट सेम आ गया, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। तो जितना भी आपके पास रिसीव हुआ, तो 30,000 हमको रिसीव हो गया, 30,000 का गुड्स गया, लेकिन यहाँ पे बोला था कि 75% मिल गया। जो 75% अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। इसके बाद 10,000 अभी मिलना बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा, डेटर। जिसको हमने सामान उधार बेचा है वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेटर कहलाते हैं। क्लियर। 10,000 अभी मिलना बाकी है, तो 10,000 से डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। ये जो क्रेडिट सेल्स है वो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, सपोज हमारा कैपिटल 2 लाख था, हम मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल कितना, 2 लाख। अगर 10,000 का डेटर, ये सारी चीजें हो गई, हमने क्या किया, स्टॉक 30,000 से क्या किया, रिड्यूस कर दिया। हमको 75% मतलब 30,000 मिल गया है, इसलिए कैश इंक्रीज हो गया। 10,000 मिलना बाकी है, इसलिए डेटर हमने लिख दिया। अब गुड्स कितने का था, 30 का था, और बिका कितने में था, 40, मतलब 10,000 का प्रॉफिट था। और 10,000 का प्रॉफिट क्या बढ़ा देगा, कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। अब टोटल जो कैश है आपके पास 1,30,000, स्टॉक आपके पास 40,000 बचा, डेटर 10,000 से इंक्रीज हो गया, एंड कैपिटल 2,10,000 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। परचेज मशीनरी या कोई भी एसेट्स, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फॉर ₹1 लाख। अगर मैं इसे बोलूं कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इसे बना के बताइए, तो आप बना सकते हैं। इसे क्या होगा, अगर आपने मशीनरी परचेज की तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा और मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज आपके पास 5 लाख रुपीस कैश है, जिसमें से आपने 1 लाख का की मशीनरी खरीद ली। तो मशीनरी कितने की आई, 1 लाख की, तो 1 लाख कैश जाएगा और 1 लाख की वैल्यू की मशीनरी आपके पास आ जाएगी। तो अब आपके पास कैश के कितना बचा, 4 लाख, और कैपिटल 1 लाख रुपीस मशीनरी। क्लियर। क्या किया हमने, 5 लाख से 1 लाख माइनस किया, तो कितना बचा, 4 लाख। ये मैंने एज्यूम किया 5 लाख रुपीस, और 1 लाख की मशीनरी खरीदी, मतलब 1 लाख कैश, 1 लाख की मशीनरी खरीदी मतलब 1 लाख कैश कम, और मशीनरी 1 लाख से इंक्रीज हो गई। आने वाले टाइम में जैसे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो होगा आपका चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। मैंने ये लिख लिया कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन मशीनरी में चार्ज किया गया एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आनी। जैसे 1 लाख की मशीनरी अब 1 लाख की नहीं रहेगी, उसमें 10% की कमी हो जाएगी, तो मशीनरी कितने की बचेगी, 10,000 कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 लाख की मशीनरी पे अगर मैं 10% कम कर दूं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, तो कितना कम हो जाएगा, 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन निकलेगा। अब इस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, डेप्रिसिएशन का जब भी आपके क्वेश्चन में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा
डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस कीजिएगा और कैपिटल से माइनस कीजिएगा। किसे माइनस करेंगे? एसेट से माइनस कीजिएगा और कैपिटल से। कैपिटल किस तरफ? लायबिलिटी साइड। मान के चलिए कैपिटल 10 लाख रुपीज है, मैंने एज्यूम कर लिया कि कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपीज है। क्लियर? अब 10 लाख में से डेप्रिसिएशन कितना निकला? 10,000। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये किसको इफेक्ट करते हैं? सीधे सीधे एसेट्स की वैल्यू, मतलब प्रॉफिट से चार्ज होते हैं। या आने वाले टाइम में आप जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये किससे चार्ज होते हैं? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होते हैं, अपने प्रॉफिट से चार्ज होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 लाख में से इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 10,000। और आपका जो आने वाला प्रॉफिट है वो भी कितने से कम हो जाएगा? 10,000। मतलब कैपिटल को ये कम कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डेप्रिसिएशन की बात आएगी, एसेट्स रिड्यूसेस एंड कैपिटल रिड्यूसेस। एसेट्स कम कर दीजिए एंड कैपिटल को कम कर दीजिए। जब भी डेप्रिसिएशन की बात हुई, एसेट्स जिस भी एसेट्स में लगा है, बिल्डिंग में लगा, फर्नीचर में लगा, मशीनरी में लगा, जिस भी फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा है उसमें एसेट्स की वैल्यू कम कर दीजिएगा और कैपिटल की वैल्यू को भी कम कर दीजिएगा। क्लियर है? तो अब ये 9,90,000 रुपीज आपको क्या आ जाएगा? कैपिटल। यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 और ये 4 लाख। अभी इक्वेशन मैंने ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बन जाएंगे। क्लियर? एक्सपेंसेस का मतलब पहले भी हमने डील किया था, ये रेगुलर नेचर के वो खर्चे हैं जिनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए करना ही पड़ता है। जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना ही पड़ेगा, सैलरी पे करना ही पड़ेगी। तो ये क्या होते हैं? रेगुलर नेचर के खर्चे जो हमको प्रॉफिट अर्न करने के लिए या हमको बिजनेस चलाने के लिए करने ही पड़ते हैं। क्लियर है? सो दैट ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस को अगर हमने पे कर दिया अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जैसे दिया हुआ है सैलरी पेड ₹10,000, तो हमने क्या इफेक्ट देखा था? कैश कम और कैपिटल कम, या बैंक कम एंड कैपिटल कम। लेकिन अगर एक्सपेंसेस हमने नहीं दिया या एडवांस में दे दिया तब क्या करेंगे वो हम यहां पर देखने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। लिख लीजिएगा, ड्यू बट नॉट पेड। देना था लेकिन अभी दिया नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने की 5,000 है। आपने एक एम्प्लॉय रखा जिसको आप 5,000 रुपए हर महीने सैलरी देते हैं, तो पूरे साल में कितना देंगे? 60,000। आपके पास एम्प्लॉय है, आप उसको पर मंथ जो सैलरी देते हैं वो कितना देते हैं? 5,000। एक महीने की सैलरी उसकी 5,000 है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? इंटू 12, 60,000। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पूरे 12 महीने की सैलरी नहीं दी, एक आध महीने की अभी रह गई हो। जैसे आपने सिर्फ उसको अभी तक 11 मंथ की सैलरी दी है, ये तो आपको देना था, लेकिन आपने दिया कितना? 5,000 के हिसाब से 11 मंथ का 55,000। आपने कितना दिया? 55,000। तो कितना देना बाकी है? देना था 60, दिया 55। देना था 12 मंथ का, दिया सिर्फ 11 मंथ का। तो एक महीने की जो सैलरी देनी बची है वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग। यही कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको कहा जाता है? जो एक्सपेंसेस अभी देने या चुकाने बाकी है। क्लियर है? हम यहां पर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैसे होता है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आउटस्टैंडिंग के ट्रीटमेंट के लिए ये सिर्फ आपके लायबिलिटी साइड को ही अफेक्ट करेगा, एसेट साइड को अफेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कैपिटल से, फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 1 लाख है, सो 5,000 माइनस कर देंगे।
जो आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी बाकी है तो क्या करोगे, कैपिटल से माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने 5000 दिया है या नहीं दिया है, देना तो पड़ेगा, मतलब आपको टोटल कितना सैलरी देना चाहिए 60,000 और आपने कितना दिया 55, तो 5000। अब ऐसा नहीं कि इस साल सिर्फ 55,000 कटेगा प्रॉफिट से, पूरा 60 कटेगा। ये एक्रूअल बेसिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो एक्रूअल एजम्पशन जो हमने देखा था, आपको याद होगा, तो एक्रूअल एजम्पशन कहता है कि चाहे इस साल के एक्सपेंसेस 60,000, आपने 55 ही दिया लेकिन 5,000 और देने पड़ेंगे, मतलब आपको टोटल कितना देना पड़ेगा 60,000। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम, कैपिटल से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट से चार्ज होगा। देन दूसरी चीज, ये एक्सपेंस अभी दिया नहीं गया, दे देते तो हम क्या करते, कैश को कम कर देते या बैंक को कम कर देते, लेकिन हमने नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी साइड ही अलग से आपको 5,000 को क्या करना है, यहां पर ऐड कर देना है। क्लियर है? मतलब 5,000 अभी देना बाकी है और हमारे प्रॉफिट से, मतलब कैपिटल से हमारा 5,000 कम हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल 95,000 बचेगा। जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आएगा तो क्या करेंगे आप, कैपिटल से माइनस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख करके लाइबिलिटी साइड अलग से लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। जिस एक्सपेंस को हमने एडवांस में पे कर दिया हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को रेंट पे करना था 1,000 पर मंथ, तो पूरे 12 महीने का कितना होता, 12,000। आपको रेंट पे करना था 1,000 पर मंथ, तो टोटल 12 मंथ का कितना होता, 12,000। लेकिन आपने क्या किया, 15,000 रेंट दे दिया। कितना किया, 15,000 रेंट दे दिया। आपको देना था 12,000 और दे दिया 15,000। सो यहां पर क्या है, 3,000 क्या है, एडवांस में पे किया। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर? हमको देना था रेंट 12,000 पूरे साल का, लेकिन हमने 15,000 दे दिया, तो ये 3,000 क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो जो ये 3,000 है वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्लियर? अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस को जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां ट्रीट हुए थे, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड, इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड ट्रीट होंगे। कैसे, देखिए, अगर हमने कैश से दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20,000 कैश था और हमने 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए, जो 3,000 हमने एक्स्ट्रा दिया, तो क्या होगा, 3,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश कितना बचेगा, 17,000। और अलग से आप क्या लिखेंगे यहां पर एसेट साइड में, प्री पेड एक्सपेंसेस अलग से लिख देंगे 3,000। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। लायबिलिटी साइड में से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग का सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड में इफेक्ट दिखाई दिया था, उसी तरह से प्रीपेड का सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में इफेक्ट दिखाई देगा। क्या करेंगे, अगर कैश में पे किया तो कैश कम कर देंगे और अलग से प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देंगे। क्लियर? अगर आपने बैंक से पे किया तो बैंक पे, चेक से पे किया तो बैंक कम कर देंगे, या कैश से पे किया तो कैश कम कर देंगे। क्लियर है? और प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्रीटमेंट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्लियर है?
इनकम मिलनी बाकी है या एडवांस में मिल गई है, तब क्या लिखेंगे? एक्रूड इनकम। और अर्न इनकम, अनएक्रूड इनकम और अनअर्न इनकम। क्लियर? तो अब हम देखते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि हमने काम तो कर लिया लेकिन अभी इनकम मिलनी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कमीशन, हमको जो कमीशन मिलनी थी वो मिलनी थी 20,000, लेकिन अभी तक सिर्फ कितना मिला है? 15,000 कमीशन मिली है। तो कितना मिलना बाकी है? 5,000। क्लियर? अभी हमने देखा एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस में क्या देखा हमने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अब हम क्या लिखेंगे? इनकम। इनकम मींस रिसीव। फॉर एग्जांपल हमको अगर किसी ने इंटरेस्ट पे किया तो क्या होगा? हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हो तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको कमीशन मिला तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपको कमीशन मिलना था 8,000 और मिला सिर्फ 6,000, तब क्या होगा? जो 2,000 रिमेनिंग मिलना बाकी हो गया कहलाएगा एक्रूड इनकम। क्लियर? इसका मतलब होता है जो इनकम हमको मिलनी बाकी है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रूड या अर्न इनकम। और जो इनकम हमको एडवांस में रिसीव हो जाती है उसे हम कहते हैं अनएक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। तो एक्रूड इनकम का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज एक्रूड इनकम। मिलनी थी लेकिन अभी मिली नहीं है। जो इनकम मिलना बाकी है उसे क्या कहते हैं हम? एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपको 8,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट इस साल मिलना था। आपने कहीं पैसा लगाया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट 8,000 मिलना था। क्लियर? लेकिन अभी तक सिर्फ 6,000 रिसीव हुआ। इस साल अभी कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 6,000। 8,000 में से 6,000 रिसीव हो चुका है। तो कितना मिलना बाकी है? 2,000। तो जो ये 2,000 है वो क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम। क्लियर? तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? वो इनकम जो अभी मिलनी बाकी है। क्लियर? अब इसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर? तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे तो ये दोनों जगह ट्रीट होगा। एसेट साइड भी ट्रीट होगा और लायबिलिटी साइड भी ट्रीट होगा। कैसे? देखिए, एसेट साइड में आप कैश तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपको 2,000 अभी मिलना बाकी है। आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 2,000 एक्रूड इनकम है या 2,000 मिलना बाकी है। तो क्या करेंगे आप? कैश तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? आप इसको अलग से एसेट साइड में लिख दीजिए एक्रूड और अर्न इनकम। कहां लिखेंगे? एसेट साइड। कितना लिखेंगे? 2,000 रुपीज। अब यही 2,000 क्या करेगा? आपके कैपिटल को बढ़ा देगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल 2 लाख रुपीज है, इसमें 2,000 इस साल की इनकम मिलनी बाकी है। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग में
क्या किया था, नहीं भी दिया तो भी हमने क्या किया था, कैपिटल को कम किया था। क्यों, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। उसी तरीके से ये इस साल की इनकम है, मिला हो चाहे नहीं मिला हो, हम क्या करेंगे, टोटल 6000 ना ऐड करके हम 8000 ऐड करेंगे। मींस हमें क्या करना है, 2000 जो हमको मिलना बाकी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2,02,000 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 2000 आप एडिशनली क्या दिखा सकते हैं कि आपको ये इनकम मिलनी बाकी है। ये एसेट साइड रहेगा और कैपिटल में आप क्या करेंगे, 2000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इस साल के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। आपके 2000 आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। क्लियर, अब हम देखते हैं अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कमीशन मिलना था 10,000। इस साल का टोटल कमीशन कितना था आपका, 10,000 जो आपको रिसीव होना चाहिए था, लेकिन आपको कितना मिल गया, 15,000। हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं सारी चीजों पे, ये जो चीजें बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, एक्रूअल बेसिस पे। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि मेरी इनकम मुझे 15,000 मिली लेकिन इस साल की तो 10,000 थी, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एडवांस में कितना मिला 5,000, जो कि ये इस साल का नहीं है, ये तो नेक्स्ट ईयर का है। ये इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। क्लियर है, तो ये जो एडवांस इनकम आपको रिसीव हुई है ये क्या कहलाएगी, अनएक्रूड इनकम। इसे हम क्या कहेंगे, अनएक्रूड इनकम। क्लियर, मिलना था कमीशन 10 और मिल गया 15, तो अगर आपको एडवांस कुछ इनकम रिसीव हुई है तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। क्लियर है, तो अब इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कैसे करेंगे। एक बात बताइए, अगर कोई इनकम मिली है तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 5,000 आपको एडवांस में कमीशन मिला, तो क्या होगा, आपका कैश और बैंक इंक्रीज हो जाएगा। कैश में सपोज आपके पास 20,000 है और 5,000 आपको एक्रूड इनकम मिलती है, तो आपका टोटल कैश कितना हो जाएगा, 25,000। देन अब एसेट साइड में दूसरा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब कहां दिखेगा, ये लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, अनएक्रूड इनकम लिख करके आप 5,000 यहां पर बढ़ा दीजिए। मींस अनएक्रूड इनकम आपकी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अगर कोई पैसा एडवांस में मिला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके बदले आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। क्लियर, तो अगर कोई पैसा एडवांस में मिला है तो आपके लिए क्या कहलाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। क्लियर, तो कभी भी जब अनएक्रूड इनकम की बात होगी तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और एक्रूड इनकम की बात होगी तो ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात करूंगा तो आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है आपके लिए, एसेट्स है। तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए क्या कहलाएंगे, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, एसेट्स। एक्रूड इनकम क्या कहलाएगा, एसेट्स, क्योंकि ये मिलना बाकी है। अनएक्रूड इनकम क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। इस चीज पर आप ध्यान रखिएगा, तो आने वाले टॉपिक में ये सारी चीजें आपको आराम से बन जाएगी।